आवाज आ रही है सभी को? शोमित हम भाई, आवाज आ रही है सभी को? प्रिया आवाज आ रही है? का कल पढ़ना स्टार्ट किया था तो वो स्किप हो जाता तो अननेसेसरी आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आता। मैंने पीपीटी सभी से शेयर किया था, आई थिंक आप लोगों ने रीड किया होगा। देखिए, सबसे पहले हम जो लोग यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में ही पढ़ते हैं। कल का आई थिंक सभी को समझ आया होगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, पेन एंड प्लेजर। ये कल मैंने आप लोगों को डिस्कस किया ही था कि हम इन दो चीजों से कंट्रोल होते हैं अकॉर्डिंग टू बैंथम। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं। भाई आवाज आ रही है सभी को? सॉरी बेटा, नेटवर्क का इशू है, आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। अभी आई थिंक आवाज आ रही है तो आप लोग सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू पैंथम हमें दो चीजें कंट्रोल करती हैं, है ना। ऑल ह्यूमन बींग्स डिजायर प्लेजर एंड अब्सेंस ऑफ पेन, ये सबसे बड़ा लॉजिक है बैंथम का। और ये बैंथम का ही लॉजिक नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हम सभी लोगों का लॉजिक है। हम सभी लोग वही चीज चाहते हैं जो हमें खुशी दे, हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते हैं जो हमें बुरा फील कराए या ऐसी चीजें जो हमें दुख दे, है ना। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। कैसे होगा कि हम ये डिटरमाइन कर सके कि क्या प्लेजर है और क्या पेन है? तो देखिए, बहुत मुश्किल है ये डिसाइड करना कि हमें लाइफ में क्या चाहिए और सिर्फ हम वो चीज लें। क्या ये पॉसिबल है कि जो चीजें हमें चाहिए सिर्फ हम उन्हें चुन लें और जो चीजें हमारी लाइफ में हमें नहीं चाहिए वो हम हटा दें लाइफ से? इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो। बारिश होती है, धूप होती है, गर्मी होती है, सीजन्स का इशू है। डे टू डे की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम सरवाइव करते हैं। अगर हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास होता तो हम खुद गॉड हो जाते, है ना। बट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम वी कांट सर्वाइव। मीन्स डे टू डे की लाइफ में, पूरी लॉन्ग लाइफ में हम जमाने की कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम फेस करते हैं। मीन्स वो क्या हुआ, एक तरह का पेन हुआ, अनवांटेड, हम नहीं चाहते हैं, देन फिर भी हमें फेस करना होता है। तो यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट, व्हाट वी ऑट टू डू और व्हाट वी शैल डू। कुछ मामलों में हमारे पास चॉइस होता है ना। कुछ चॉइस है हमारे पास जहां पर हम उस चॉइस के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि दैट वी कैन डू, बट हाँ ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं करेंगे। वो एक इजी पार्ट है लाइफ का। पर एक ऐसा पार्ट भी है जहां पर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स हमें ये करना है। अगर मैं स्टेट के रिगार्डिंग बात करूं, देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक। लिबर्टी को लेकर जिस तरह से बैंथम की जो थ्योरी है या बैंथम बोलते हैं लिबर्टी, उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोटेक्शन किस चीज का? आपके राइट्स का। तो यहाँ पर प्लेजर और पेन को उन्होंने इतने क्लियरली डिफाइन किया है कि कुछ मामले ऐसे हैं हमारी लाइफ के या डे टू डे की लाइफ के या स्टेट में बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमें फेस करनी है, वी डोंट हैव ऑप्शन, हमें फॉलो करनी है। और कुछ ऐसी है जो हम खुद चुनते हैं हमारे लिए बेहतर से बेहतर। कौन सी वो चीजें जो हमें यदि उपयोगी होती हैं, जो हमें उपयोगिता देती हैं, जिनका हमारे लिए यूटिलिटी है। यहाँ पर स्टेट के पीछे जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है वो कॉन्सेप्ट है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये तब संभव है जब हम कई ऐसी चीजें स्टेट के लिए देखें,
ऐसी चीजें लें, ऐसी चीजों में एक्टिवली परफॉर्म करें जो हमें यूटिलिटी दे, चाहे वो कोई भी चीज हो। देखिए उनका ये मानना है कि हैप्पीनेस को हम माप सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मेरा ये क्वेश्चन है आप ही लोगों से। ये नेक्स्ट वाला स्लाइड आप लोग देखिएगा, इसे इन्होंने ये बोला है अकॉर्डिंग टू बैंथम यूटिलिटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से सिनॉप्सिस बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्लेजर एंड पेन। देयर आर टू मास्टर्स हु कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बीइंग्स। कौन है वो? प्लेजर एंड पेन। उसी के साथ आप लिखेंगे फॉर द स्टेट। ये हुआ एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए, मींस इंडिविजुअल्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है प्लेजर एंड पेन। सेकंड स्टेट के लिए सेम यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, अब हैप्पीनेस क्या क्या हैप्पीनेस को हम कैसे मानेंगे? क्या है हैप्पीनेस? क्या इसे हम माप सकते हैं? कोई हमारे पास इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? क्या हम किसी डिजायर को या कोई विश फुलफिल हो जाती है तो क्या हम बता सकते हैं कि हमने कैसे फील किया? इज इट पॉसिबल? प्रिया, संघमित्रा, शांतनु, जो लोग भी हैं क्लास में अभी, है क्या ये? शांतनु पॉसिबल है क्या? बहुत दिनों बाद दिखे हो भाई क्लास में। शांतनु नायक, इज इट पॉसिबल कि मैं अपनी खुशी को किसी कैलकुलेट करके बता दूं कि हाँ ये इतना, एक मेरे पास मींस मेरे पास कोई कैलकुलेशन का कोई मेजरमेंट के लिए कोई है ऐसा सोर्स है जिससे मैं ये कैलकुलेट करके बता दूं कि इतना मुझे हैप्पीनेस फील हुआ? इज इट पॉसिबल? नो मैम। अकॉर्डिंग टू यू नो, बट अकॉर्डिंग टू बैंथम यस। कैसे? इंडिविजुअल के पार्ट पर उन्होंने एक सीधा सा कैलकुलेशन बताया है जिसे उन्हें हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन का नाम दिया है। पीपीटी में मैंने बोला भी है, लिखा है, आप लोग देखिएगा। हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन कैसे हम उसे माप सकते हैं? जैसे मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग। कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, सालों बाद आपसे मिलता है, देन आपका फीलिंग क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि इतने लंबे टाइम के गैप के बाद जिस दिन आप कॉलेज में इंटर करेंगे उस दिन आपका फीलिंग क्या होगा? जिस भी दिन आप आते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए, डेफिनेटली वो फीलिंग बहुत अलग होगा और बहुत अच्छा होगा। रोज रोज आप कॉलेज आते थे तो क्या सेम फीलिंग होता था? अच्छा लगता था, दोस्तों से मिलेंगे, पढ़ेंगे, दैट्स इट। बट अभी इतने लंबे टाइम के बाद जब आप आएंगे तो जो इंटेंसिटी का जो लेवल है वो लेवल हमें बताता है कि यहाँ पर हमारे लिए वो उस चीज की वैल्यू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बैंथम इंडिविजुअल्स उन चीजों को चेक कर सकते हैं, उन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हमारी हैप्पीनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने पीपीटी में आप लोगों ने देखा होगा हैव टू डू एंड ऑट टू डू, शैल वी डू एंड ऑट टू डू। तो यहाँ पर जो चीजें हम करना चाहते हैं और हम उसे कर लेते हैं उसकी इंटेंसिटी हमें बताता है कि हमने कितना प्लेजर गेन किया है ना? इसी तरह दुख के लिए भी सेम चीजें हैं कि आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में कितनी चीजें कितने लंबे समय तक रहती हैं, वो एक तरह का मेजरमेंट है कि आपने चीजों को लेकर क्या फील किया है। इस तरह से उन चीजों को भी हम नाप सकते हैं। तो यहाँ पर बैंथम के अकॉर्डिंग प्लेजर और पेन ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करता है। साथ ही उन चीजों की हैप्पीनेस को कैलकुलेट किया जा सकता है, साथ ही साथ उनका यूटिलिटी। हैप्पीनेस को एक और चीज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सभी के लिए हमें हमारे अंदर सेम फीलिंग होता है? नहीं। हर पर्सन के लिए, इवन भाई बहन हुए, फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, सबके लिए हम लोग की यूटिलिटी अलग है, हमारा फीलिंग अलग है, हमारी इंटेंसिटी अलग है। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, किसी चीज को लेकर कितना सडन आपके दिमाग में कोई चीज आती है, वो जो सडन फीलिंग है, जो सडन क्लिक होता है, वो हमारी यूटिलिटी शो करता है कि उस चीज को लेकर आप कितने, वो चीज आपके लिए उपयोगी है। प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? क्या उसका कैलकुलस यूटिलिटी को आप किस तरह से कर सकते हैं? और एक है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लेजर। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, रोज कॉलेज आना, इट इज सिंपल प्लेजर। कॉम्प्लेक्स का जब वो किसी और फॉर्म में आपको मिले, है ना? किसी को प्रॉब्लम है तो भाई आप पूछ सकते हैं। मुझे पता है ये फिलोसफी है और थोड़ा सा लेंथी जाता है, आप लोग उससे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, बट अभी यू हैव टू डू राइट नाउ, बिकॉज ये आपका थ्योरी के साथ आप लोगों को समझने के लिए भी बहुत आई थिंक ईजी होगा एक फिलोसफी वाले पार्ट पे, कि लाइफ में हैप्पीनेस और पेन ये दो चीजें ही हैं जो हमें कंट्रोल करता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं।
इसे सिंपली हम दो तरह से देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल के पार्ट पर, एक स्टेट के पार्ट पर। स्टेट के पार्ट पर स्टेट को वही काम करने चाहिए जो हमारे लिए अधिकतम सुख को दे सके, मीन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो सुख होगा जिन चीजों के लिए, उसी चीज को स्टेट को करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैंथम। पीपल के लिए भी सेम चीजें होंगी, ह्यूमन बींग्स या इंडिविजुअल्स के लिए हम वही लाइफ में करना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं, जो हमें हैप्पीनेस देता है। पर समटाइम्स यहाँ पर क्राइटेरिया है कि हम ये चूज नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में क्या होगा। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, एक्ट ऑफ गॉड वी कांट कंट्रोल, हमारे हाथ में नहीं है अगर कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं तो, बट हमें सरवाइव करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका यूटिलिटी है और उन्हीं चीजों को किया जाना चाहिए जो हमारी लाइफ में उपयोगी हैं, जो हमें कुछ देती हैं, जिसका कोई मीनिंग होता है ना। जो चीज मीनिंगलेस है उन चीजों की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बैंथम। अब अगर मान लीजिए कि इसी तरह नेचर ने हमारे लिए इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें उन्होंने बनाकर रखी हुई है, क्या? अब क्या हम लाइफ में, मैंने जैसे बोला कि हर कोई ये चाहता है कि नहीं सिर्फ अच्छा अच्छा आपके जीवन में हो, कुछ भी गलत ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कंट्रोल कर देता है कि नहीं हम वो मनमाना नहीं कर सकते? अगर हम हर एक चीज मनमानी करेंगे देन डेफिनेटली हम किस लाइफ में चले जाएंगे? उसी वाइल्ड लाइफ में चले जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसी के लिए कि हैप्पीनेस के या प्लेजर के नाम पर हम उसी लाइफ में वापस नहीं चले जाएं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने 4 सैंक्शन बताए हैं। सैंक्शन मीन्स दंड। कुछ है जो फिजिकल और नेचुरल जो हमें मिलता है स्टेट से। अगर आप बोल दें कि मुझे तो आईपीसी फॉलो नहीं करना है या मुझे सिग्नल ब्रेक करना ही है, देन यू हैव टू बी पनिश्ड। क्यों? आपने रूल ब्रेक किया है, आपको फिजिकली पनिशमेंट मिलेगा, फाइन हो सकता है। इसी तरह एक्ट ऑफ गॉड को उन्होंने नेचुरल पनिशमेंट में लिया है। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद एक चीज यहाँ पर आप देखिए, मोरल है ना। मोरल क्या होगा? सैंक्शन को कैसे इसमें किया जा सकता है? कोई बता सकता है मुझे? क्या मोरलिटी पनिशमेंट का पार्ट है? विशाखा, संघमित्रा, क्या मोरलिटी को हम सैंक्शन के तौर पर देख सकते हैं? बताओ बेटा। नो मैम। यस और नो? नो मैम। आप देखो कैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मोरल वैल्यूज क्या होती हैं? किसी को हेल्प करना, किसी की मदद करना, हमेशा अच्छी फीलिंग रखना, ईमानदार होना, हमेशा पॉजिटिव होना, लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, है ना, नेगेटिव नहीं होना, यस मैम। नकारात्मकता नहीं होना, ये सब हमारी एक मोरल वैल्यूज है। और एक अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार जो हमें सब सिखाता है, बड़ों का सम्मान करना, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में ये चीजें नहीं है, तो क्या हम उसे वैसा ही छोड़ देते हैं? घर पे आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर आपको लगता है वो बदतमीज है, तो क्या आप क्या करते हैं उस पार्ट पर? आप उन्हें सिखाते हैं, आप उसे वैसा ही छोड़ देते हैं? सिखाते हैं मैम। हम सिखाते हैं चीजें, है ना। हम मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए हर वो कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो चाहे बाहर, अगर हम कर सकते हैं तो, है ना। अब जब हम ये चीजें करते हैं तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो अगले पर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इजीली उन चीजों को ऑप्ट कर लेगा। हो सकता है उसे वो कई चीजें पसंद ना आए, बट हम कब तक लगे रहते हैं? जब तक कि वो चीजें सीख ना जाए। अब जब ये चीजें हम करते हैं तो शायद कुछ समय के लिए पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए वो चीजें ऐसी होंगी कि उसे पनिश किया जा रहा है, पर एक टाइम के बाद जब उस फॉर्म में वो आ जाता है, देन उसे समझ आ जाता है कि हाँ ये चीजें गलत है, ये सही है। तो इस तरह बैंथम का ये मानना है कि मॉरल वैल्यूज हुआ, चाहे आपका पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट हुआ या नेचुरल, ये वो सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। और अगर हमें ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना है इन सभी पार्ट पर, तो डेफिनेटली ये जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने बोला मोरल, मोरल के बाद पब्लिक, पब्लिक में हमारे जो लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दिए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। इसी के अलावा रिलीजियस, रिलीजियस की अगर मैं बात करूँ तो कितने सारे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इनविजिबल हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों पर सिर्फ धर्म के नाम पर डाल दिए जाते हैं और वी हैव टू फॉलो, इवन वी फॉलो।
कोई नहीं बोलता फिर भी हम मानते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है डायरेक्टली फिर भी हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है और हमें हमारे धर्म के अगेंस्ट नहीं जाना है। हमारी परवरिश इस तरह से होती है, बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू बेंथम फोर्थ सैंक्शन है यहाँ पर, जो फिजिकल और नेचुरल, मोरल, पब्लिक और रिलीजियस, ये वो चीजें हैं जो आपके कई बार आपकी हैप्पीनेस को भी कंट्रोल करता है। पर स्टिल ये इन चीजों की वैल्यू क्या है? इन चीजों की वैल्यू ये है कि इनकी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, इसीलिए ये सारी चीजें हमारे लिए सही हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो फोर्थ सैंक्शन है ये कंपल्सरी है फॉर द सोसाइटी, फॉर अस, अकॉर्डिंग टू बैंथम। अगर ये नहीं होगा देन हम लोग फिर वही अनकल्चर्ड हो जाएंगे, हम लोग सिविलाइज्ड नहीं रहेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर उन्हीं चीजों को गेन करना चाहेंगे जो हमें प्लेजर देता है। पेन, मैंने जैसे बोला कि भाई मॉरल वैल्यूज या रिलीजियस जो पनिशमेंट है या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कई बार हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं, बट स्टिल वो उनकी हमारे लिए यूटिलिटी है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ न कुछ इस तरह का एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो इस तरह फोर्थ सैंक्शंस जो हैं वो फोर्थ सैंक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब कुछ चीजें और थी जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। देखिए सोसाइटी और स्टेट, अकॉर्डिंग टू बैंथम सोसाइटी और स्टेट क्या है? The state is a device by men for the promotion of their pleasure और happiness। अब स्टेट में अगर हम रहते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी फ्रीडम के साथ, अपनी बेसिक नीड्स के साथ उन नीड्स को फुलफिल करके और उस स्टेट से क्या क्या चीजों से यूटिलिटी ले सकते हैं उसके साथ हम यहाँ पर रहें, है ना। अब स्टेट हमने हमारे लिए बनाया है, स्टेट हमारी नीड है, बट स्टेट को काम हमारे लिए करना है और उसका सबसे मेन जो पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मीन्स यहाँ पर हमारी हैप्पी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू बैंथम वो स्टेट की है। और अगर स्टेट पे इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जाता है तो चाहे वो रूल्स के लिए हो, चाहे वो लीगल सिस्टम के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हो, ये जरूरी हो जाता है कि हर उस पार्ट पर स्टेट इस तरह से काम करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा खुश रहें और गवर्नमेंट को डिसओबे न करें। गवर्नमेंट को डिसओबे करने का या उसे फेल ना करें, फेल इन द सेंस कि यहाँ पर गवर्नमेंट की चीजों को फॉलो करेंगे, अगर हम लोग सब खुश रहेंगे तो ही पॉसिबल है। अगर हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के रूल्स से, रेगुलेशन से, सिस्टम से, तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन वाला पार्ट आता है ना, विद्रोह वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि इस पार्ट पर वो लोगों को सेटिस्फाइड रखे, और अगर हम सेटिस्फाइड हैं डेफिनेटली आपका जो स्टेट है वो एक आइडियल स्टेट में कन्वर्ट हो पाएगा। नेचुरल राइट्स को लेकर भी उन्होंने कई सारे अपने व्यूज दिए हैं। देखिए, he described natural rights as simply nonsense. Rights are created by the law. According to Bentham हमें नेचुरल राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है, उनके लिए वो चीजें नॉनसेंस है। सबसे मेन चीज होती है राइट्स, कौन किसने दिए हमें राइट्स? अगर ये बात है तो ये सही भी है, मैं खुद उसे एग्री इसलिए करूंगी। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो क्या था उस टाइम पर, हम सबके पास राइट्स थे। अगर हम बोलते हैं कि नेचुरल राइट्स सभी के पास है तो हाँ स्टिल उस टाइम भी हमारे पास थे, बट क्या वो प्रोटेक्टेड थे? क्या अब उन्हें उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है? अगर राइट्स है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, बार बार उनका वायलेशन होता है, तो उन राइट्स का कोई मायने नहीं है। मायने कब है? जब हम हमारे उन राइट्स को कोई प्रोटेक्ट करे, और उन्हें प्रोटेक्ट कौन कर सकता है? डेफिनेटली गवर्नमेंट, स्टेट और जुडिशरी। कोई ऐसी कमांड जो सोवरेन अथॉरिटी हो, जो उन्हें कमांड कर सके और उनका वायलेशन होने पर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए कुछ रेमेडी दे सके। और इसी तरह जैसे कि आज की डेट में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, जिनका अगर वायलेशन होता है तो उनके लिए हमें कोई रेमेडी मिल सकता है। बट अगर सिंपली अगर हम नेशनल राइट्स की बात करते हैं तो उनके वायलेशन होने पर अगर स्टेट नहीं है, अगर गवर्नमेंट नहीं है, तो उनका प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन नहीं है मीन्स उन राइट्स का कोई सेंस नहीं है। मीन्स यहाँ पर ऑल राइट्स मस्ट बी लीगल एंड स्पेसिफिक। इसके सिवा जो भी होते हैं वो राइट्स हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है।
नेचुरल लॉ। इसी तरह नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने सीधे से उसे डिनाई किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉ के साथ अगर गवर्नमेंट है और उसके पीछे कोई कुछ अथॉरिटी है, अथॉरिटी के बगैर क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे? नहीं। अगर एप्लीकेबल नहीं होंगे तो क्या उन्हें कोई फॉलो करेगा? नहीं। मींस यहाँ हर एक चीज किससे जुड़ी है? सोवेरेन अथॉरिटी से। मींस बैंथम के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, राइट्स हुए, लिबर्टी हुआ, नेचुरल लॉ हुआ, हर एक चीज के पीछे अगर सोवेरेन है, संप्रभु है, तो ही वो चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, तो ही वो हमें हैप्पीनेस दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? किसी को यहाँ तक कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया? देखिए यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पर बैंथम ने उनके अलग अलग व्यूज दिए हैं पर्टिकुलर चीजों को लेकर, चाहे वो नेचुरल जस्टिस हो, चाहे वो नेचुरल लॉ हो, चाहे वो हमारे राइट्स हो, चाहे वो स्टेट हो, इन सबके अलग अलग व्यूज हैं। इन सबको आप अलग रखिए, ओके? और यूटिलिटेरियनिज्म को आप अलग रखिए। मुझे पता है यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सारे उन्होंने अपने अलग अलग थॉट्स दिए हैं कई सारी अलग अलग बुक्स में कि नेचुरल लॉ क्या है, राइट्स क्या है, और कौन से राइट सही हैं। तो ये उनका अपना एक ओपिनियन है इन चीजों को लेकर। अब यहाँ सबसे मेन चीज जो है वो है कि यूटिलिटी क्या है। तो इन सभी चीजों का जो निचोड़ है वो हमारे लिए यूटिलिटी है। इंडिविजुअल के पार्ट पर आप सोचेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे, और स्टेट के पार्ट पर सोचेंगे तो भी क्लियर कर पाएंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक है तो आप पहले पूछ लें भाई। योशिता, विशाखा, योशिता, दिव्यानी, जिसे भी समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। शांतनु, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस। नो मैम। शांतनु, यस मैम। समझ में आया बेटा? यस मैम। पीपीटी आप सभी लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहूंगी ताकि आप लोग को ये क्लियर हो कि एग्जैक्टली फिलोसफी क्या होती है, और ये सारा का सारा फिलोसफी है। देखिए आप इन्हें दो तरह से समझिए, एक इंडिविजुअल के पार्ट पर समझने की कोशिश करिए और एक स्टेट के पार्ट पर। स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम लोगों को खुश रखना। हम लोगों को खुश कैसे रखा जा सकता है? हमारी बेसिक सोशल सारी नीड्स को फुलफिल करके। वो कब की जाएंगे? जब हम पर्टिकुलर अच्छे लॉ बनाएंगे, और वो लॉ कैसे होंगे? जिसे हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें, उन्हें हम डाइजेस्ट करके और अच्छे से उन्हें फॉलो कर लें। अगर हम नहीं कर पाते हैं देन डेफिनेटली हम किस पार्ट पर चले जाते हैं? विद्रोह, रेवोल्यूशन के पार्ट पर चले जाते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल के पार्ट पर भी आप ये देखिए कि कई बार हमें कुछ चीजें कंट्रोल करती हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज हुए, चाहे वो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हुए, और एक टाइम के बाद लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इन सभी चीजों के मायने हैं। मायने किस पार्ट पर है? यूटिलिटी के पार्ट पर है। अगर इन चीजों की यूटिलिटी है तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद ये सारी चीजें हमें कहीं नहीं कहीं बेनिफिट्स देती हैं। जैसे कल योशिता ने बोला था ना बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स कब होंगे? जब हम उस वे पर चलते हैं जो कि हमें यूटिलिटी देता है। हम अगर उन चीजों को करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिन चीजों जो चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो हमें कोई हेल्प नहीं करती हैं लाइफ में, उन चीजों का फ्यूचर में भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उनका कोई यूटिलिटी नहीं होता है। तो इस तरह से दो तरह से आप अगर आप सोचेंगे ना, एक स्टेट के पार्ट पर और एक इंडिविजुअल के पार्ट पर, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। और इसके बाद भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछें और उन डाउट्स को क्लियर करें, है ना? क्लियर? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिव्यानी, अश्मिता, विशाखा, प्रिया, समझ में आया? शोमिका, अगर समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लीजिए या अभी कर लीजिए। अश्मिता बोलो बेटा। अश्मिता कुछ कहना है? बोलो बेटा। यस,
आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए पीपीटी रीड करिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिए, है ना। थैंक यू। Thank you, ma'am.